everyone. Today's topic is a sensitive one. And to introduce this, I will be quoting the first four lines from existentialist philosopher Albert Camus' famous essay, The Myth of Sisyphus. He says, "There is but one serious philosophical problem, and that is suicide. Judging whether life is or is not worth living amounts to the most serious philosophical questions of all times. Rest all the questions whether the world has 3 dimensions or if the mind has 9 or 12 categories comes afterwards. These are all games and we must first answer. And to get these answers on this sensitive topic, let's head over to the show. Hi everyone. Today I am joined by Dr. Rupal Shah. She is a PhD in psychology and she has more than 10 years of experience in this field. I am also joined by Abhishek Negi. He is an IIM Ahmedabad alumni. Today we are dealing with a sensitive topic, our topic being suicide, and I welcome you all. Hello doctor. Thank you. So I'll start. Doctor, we see that a lot of suicide cases are increasing, a lot of suicide cases are appearing in the news. So what are the factors? What is the reason that, people are committing or taking such a drastic step nowadays? Actually, you chose very burning topic, so I really appreciate you first of all. So here, suicidal tendencies are increasing, and the reasons we should know the reasons behind this suicidal attempt or real suicide. So there are two different things. One is for adults, and one I can say for children or youth. The reasons are different. तो जो एडल्ट्स हैं जो एडल्ट्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है कि अगर हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स, सो फीमेल्स आर मोर प्रोन फॉर सुसाइड दैन मेल. देन सेकंड इज़ जो मेल्स होते हैं वो मोस्टली एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, और जो फीमेल्स है उनमें साइकोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं एंड उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी ज़्यादा आती हैं. देन अगर एज फैक्टर की बात करें हम, तो एज में ये है कि आप देखेंगे कि फीमेल्स जो है वो 40 या 50 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलती है सुसाइडल टेंडेंसीज के लिए, और जो मेल है वो आफ्टर 50. और बच्चों में अगर हम देखते हैं तो मोस्टली 13 to 20 ईयर्स की एज में बच्चे सुसाइड करते हैं, और दोनों के डिफरेंट रीजंस है जो मैं अभी आपको बताऊंगी. तो अगर एडल्ट्स में हम देखते हैं सुसाइडल टेंडेंसीज के रीजंस, वो ये है सबसे पहले फैमिली स्ट्रेस सबसे ज़्यादा. अगर फीमेल्स की बात करें तो इसमें डोमेस्टिक वायलेंस है या अब्यूज़ है ना, और बहुत स्ट्रेस है आज फैमिली में, और आई कैन से रिलेशनशिप हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होने लगा है. बहुत सारे इश्यूज़ लोग फेस करते हैं जिसके कारण ये सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ने लगी है. दूसरा, स्ट्रेस को बियर करते करते साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि बाइपोलर डिप्रेशन, राइट. देन एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें कि हम देखते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. तो ये जब एक और क्रॉनिक लेवल पे चले जाते हैं, सीवियर लेवल पे चले जाते हैं, देन हमें ये देखने को मिलता है कि सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. और मेल्स में जैसे मैंने बोला था कि एडिक्शन की तरफ जाते हैं, सो एडिक्शन भी अगर वो क्रॉनिक होता है, सीवियर फॉर्म में चला जाता है, उनमें भी अगेन सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रीज़न इज स्ट्रेस. सेकंड इज़ साइकोलॉजिकल इश्यूज़, और थर्ड है कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि अगर कोई पर्सन अनमैरिड है, सिंगल ही रह जाते हैं, तो देखा जाता है कि उनमें एक मोटो नहीं होता है लाइफ में, तो कई बार वो लोग सुसाइडल की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ किसके लिए जीना है, किसके लिए बहुत कुछ करना है, मेरे लाइफ में कुछ नहीं है. तो होप या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी के कोई है तो उसके लिए जिए, वो एक कुछ रह नहीं जाता है, तो उनमें ये देखा जाता है. उसके बाद वीडो है, बहुत सारे ऐसे जो हम देखते हैं. तो ये जो फैक्टर्स है
या कैंसर है, मतलब ऐसे कुछ मेडिकल इलनेसेस जो कि क्रॉनिक है और पता है कि कुछ लाइफ नहीं है, एक्सीडेंट हो गया उसके बाद हैंडीकैप हो गए, तो ऐसे बहुत सारे मेडिकल इश्यूज भी है जहाँ पे सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती है। और बच्चों में ये रीज़न है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, एक्चुअली वहाँ डिप्रेशन नहीं होता है मोस्टली। अच्छा। इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, तो पर्सनैलिटी फैक्टर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क करते हैं। जिनको एक डर, मतलब एक पर्सनैलिटी होती है जहाँ पे बंदा थोड़ा डरता है या इंट्रोवर्ट होते हैं, तो जबकि उनमें डिप्रेशन ज़्यादा होता है, मतलब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इंट्रोवर्ट ज़्यादा जो लोग होते हैं सोशल नहीं होते, बट ये है कि उनमें वो हिम्मत नहीं होती है, चाहे वो उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज या थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बट वो करेज नहीं होता है कि सुसाइड कर ले। बट जहाँ इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, बहुत ज़्यादा करेजियस लोग होते हैं ना, वहाँ पे वो फट से सुसाइड कर लेते हैं, जो पता भी नहीं चलता, जो आजकल हम देखते हैं कुछ भी हिस्ट्री नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कुछ हुआ, और हम सडन देखते हैं कि इसने कल सुसाइड कर लिया। तो ये बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसमें कि हम देखते हैं बहुत सारे रीजंस है, पेरेंटिंग है, बच्चों के बहुत सारे इश्यूज है ना। और कोविड में तो हमने देखा कि बच्चों के ऊपर मतलब एक ऐसा वो पहलू है कि इवन उसके ऊपर वो निगलेक्ट किया गया। हाँ। बच्चों को निगलेक्ट ही किया गया, ऐसा हुआ क्योंकि बाकी अदर इश्यूज इतने ज़्यादा है, तो ये इश्यूज बच्चों में भी इवन बढ़ गए। और जैसे कि आपको पता है कि कई ऐसे गेम्स भी आए हैं जी। तो उस गेम्स में भी कुछ टारगेट दिए जाते हैं, और उसमें बच्चा इतना इन्वॉल्व हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है रियलिटी है और ये गेम दोनों डिफरेंट है। तो वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है, फिर मैंने जैसे बताया इम्पल्सिव हो करके वो सुसाइड कर लेते हैं। तो मैम, जैसे आप बात कर रही थी कि जो सिंगल है मान लीजिए, या फिर कोई भी है विडो है जिसको पर्पस नहीं दिख रहा है, उनको आप कैसे काउंसल करती हैं? ओके, सी जो विडो है या सिंगल है या कोई है नहीं घर में, राइट, तो उनके लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, मोटो नहीं है, तो इसीलिए उनको लगता है कि क्या करें जी के। बहुत सारी सफरिंग्स में भी उन्होंने लाइफ में देखी हो, तो ऐसे लोगों में ये टेंडेंसीज बढ़ जाती है। तो वहाँ पे हम हमारे लिए ये केसेस एक प्रकार से साइकोलॉजिकल इश्यूज में जैसे हम काउंसलिंग करते हैं वैसे ही इनके साथ हम काउंसलिंग करते हैं। तो पहले तो ये है कि उनके जीवन में हम कुछ मोटो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो कि उनको नहीं मिल रहा होता है, जबकि सबके लिए भगवान ने कुछ तो मोटो बनाया है, ऐसा तो है नहीं, है ना। नहीं कुछ तो हम किसी के लिए जी सकते हैं, इवन किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट, जिसके लिए वो ज़िंदगी में जी सकते हैं। तो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम जो करते हैं वो ये कि कहीं ना कहीं उनको पर्पस देते हैं कि क्या पर्पस हो सकता है आपकी लाइफ का। सबकी लाइफ का डिफरेंट है, आपकी लाइफ का क्या, भगवान ने क्यों आपको ये बर्थ दिया है, कुछ तो होगा, कुछ आपके अंदर क्वालिटीज़ होगी। तो हम यहाँ पे भी फोकस करवाते हैं कि क्या आपके अंदर क्वालिटीज़ है, आप में क्या खूबियाँ है क्या। तो कई बार ये लोगों को ये भी नहीं पता होता है, मतलब वो हमेशा नेगेटिव की तरफ देखते हैं, जहाँ पे भी सुसाइडल टेंडेंसीज आती है मोस्टली वो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा देखने लगते हैं। तो उनको पॉजिटिव की तरफ हम फोकस करवाते हैं कि क्या है पॉजिटिव आपके लाइफ में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये है। फिर हम कुछ थेरेपीज़ होती है जहाँ पे हम जो थॉट्स होते हैं नेगेटिव उसको चेंज करते हैं, मॉडिफाई करवाते हैं, लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, REBT है, रिलैक्सेशन थेरेपी है। थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे इन थेरेपीज पे, क्या होता है इन थेरेपीज में? ओके, सी जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, सो कॉग्निटिव मतलब थॉट्स, बिहेवियर मतलब बिहेवियर एक्शंस, तो ये दोनों जो है कनेक्टेड है। पहले जो थेरेपी थी वो बिहेवियर पे फोकस करती थी, डायरेक्टली हम बिहेवियर को चेंज करें। फिर उसके बाद ये थ्योरी आई कि हम जो सोर्स है वो है थॉट्स, तो हम थॉट्स को अगर चेंज करते हैं तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, क्योंकि बिहेवियर पहले नहीं आता है, पहले हमेशा थॉट्स आते हैं कोई भी इवेंट को लेकर, और ये जो थॉट्स है वो हमारे बिलीफ से जनरेट होते जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे बिलीव्स भी चेंज होने लगते हैं। तो अल्टीमेटली पर्सनैलिटी जिसको आप बोलते हैं, बिलीव्स जो है उसको हम चेंज करने लगते हैं। तो कॉग्निशन मीन्स हम थॉट्स प्रोसेस जो स्टाइल है हमारा सोचने का उसको ही हम मॉडिफाई करते हैं। तो उसमें हम कुछ डिफरेंट टाइप की क्वेश्चनिंग होती है, स्केलिंग क्वेश्चनिंग, फिर उसके बाद जैसे कि उनको हम टेबुलर फॉर्म में कुछ चार्ट्स देते हैं जो कि उनको रोज लिखने होते हैं। तो उससे पहले होता है उनको इंसाइट डेवलप होती है कि क्या ऐसे थॉट्स मुझे आते हैं,
हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जो इवेंट्स होते हैं उसमें मुझे ये थॉट्स आते हैं, ये उनको क्लैरिटी आने लगती है, और क्लैरिटी आती है उसके बाद फिर हम उनको बताते हैं कि कैसे मॉडिफाई करना है। तो वो भी कुछ टेक्निक्स है जिससे कि वो थॉट्स को मॉडिफाई करने लगते हैं। तो इट्स थोड़ी लॉन्ग तो नहीं है ये ट्रीटमेंट एक्चुअली, बट इट टेक्स एटलीस्ट 4 वीक्स जिसमें कि वो लर्न कर जाते हैं कि कैसे थॉट्स को मॉडिफाई करना है। और ऐसे ही आरईबीटी में हम बिलीफ्स को ब्रेक करते हैं, थॉट्स लेवल पे आते हैं, फिर बिलीफ लेवल पे वो थोड़ा सा और डीप है ना, वहाँ पे हम कॉन्फ्रंटेशन करते हैं, थोड़ा सा और सीधा बोलते हैं बहुत ज़्यादा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम बहुत सीधा नहीं बोलते, वहाँ पे हमारी अप्रोच जो होती है काफ़ी रिस्पेक्टफुल होती है, काफ़ी ये होती है कि पर्सन जो है खुद कैपेबल है, खुद समझ सकता है, और जिसको हम क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बोलते हैं, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, तो उसके साथ हम करते हैं। बट आरईबीटी में ये थोड़ा हम और ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलते हैं, कई बार उसको बुरा लग सकता है, बट उसी से वो समझ पाता है धीरे धीरे कि हाँ मेरे बिलीफ में कहीं ना कहीं एरर है जहाँ मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ प्रीडिस्पोजिशन होता है, आर सम पीपल प्रीडिस्पोज टू हैव, जैसे डिप्रेशन के लिए प्रीडिस्पोजिशन होता है, तो कैसे, हाउ डू यू डील विद दैट, हाउ डू यू, क्या करते हैं? यस, नाइस क्वेश्चन। कुछ लोग कुछ पर्सनैलिटी जो है वो ज़्यादा इसके लिए मैं कहती हूँ कि प्रोन होती है। तो इसमें आपने जैसे बोला जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, ऐसे लोगों में डिप्रेशन है या फिर उन्हीं में सुसाइडल टेंडेंसीज ज़्यादा पाई जाती है। तो साथ में ये है कि कई ऐसे लाइफ के इवेंट्स हैं, वो इवेंट्स भी आप कह सकते हैं कि प्रोन होते ऐसे लोगों में। और कुछ पर्सनैलिटी, अभी जैसे मैं बता रही थी कि डिप्रेशन उन लोगों को ज़्यादा होता है जो लोग एंटी सोशल होते हैं, मतलब ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करना पसंद करते, अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, या कई बार नहीं हम सुनते थे बच्चों को ये किताबी कीड़ा है, तो ये लोग जैसे किसी से बात ही नहीं करते, हमेशा अपनी दुनिया में ही रहते हैं, तो इनमें डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डिप्रेशन भी फिर क्रॉनिक लेवल पे चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो लोग सुसाइडल टेंडेंसीज पे जाते हैं। तो ये कुछ पर्सनैलिटीज़ है जो कि मतलब प्रोन है। और आप जैसे जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे उन लोगों के साथ मतलब उनको तो हम पहले साइको एजुकेट ही करेंगे कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके केस में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं कि आपका ही एक थॉट प्रोसेस है सिर्फ, लेकिन कहीं ना कहीं जेनेटिकली भी आया है वो, तो आपको और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर हम जैसे बच्चों की बात करें तो जैसे स्कूल्स में है आजकल स्कूल काउंसलर्स होते हैं, तो हम वहाँ पे प्रिवेंशन पे काम करते हैं ज़्यादातर कि बच्चों में आगे चल के जो प्रॉब्लम्स आएगी क्यों ना हम पहले ही उसको समझें और पहले उनको गाइड कर दें। तो वहाँ पे हम वर्कशॉप्स कराते हैं, इस तरह के कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे कि ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये बच्चे हैं जैसे कि इनको ज़्यादा चांसेस हैं, कुछ उनकी पर्सनैलिटी फैक्टर्स फिर जेनेटिक्स है, तो इस तरह से तो उनको हम बता सकते हैं कि आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको पेरेंट्स को भी हम बता सकते हैं, राइट। और डॉक्टर जी तो इसमें वार्निंग साइंस क्या क्या हैं कि हम बता पाएँ कि ये एडल्ट या चाइल्ड आगे जाके ऐसा कोई कदम लेगा या इस तरह से वो सोच रहा है, कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, क्या चेंजेस उसमें नज़र आते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वी नीड टू लुक आउट कि समथिंग ड्रास्टिक ही कैन टेक अ सर्टेन ड्रास्टिक स्टेप। यस यू आर राइट। सी वार्निंग साइंस समझना बहुत ज़रूरी है ऐसे केसेस में। हम बोलते हैं कि 1 सेकंड का वो पल है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है, वहाँ पे ही लोग इग्नोर कर देते हैं और वो घटना हो जाती है। नहीं, जैसे एग्जांपल में दूँ, आपकी कोई फ्रेंड है, आपको उसने कल कॉल किया रात में, बहुत उसको ज़रूरत थी कि 2 मिनट बात कर लो मुझसे, लेकिन आप कहीं बिजी थे और आप बात नहीं कर पाए, और उसी टाइम पे उसको ज़रूरत थी, वो उसको नहीं मिल पाई और उसी टाइम पे उसने सुसाइड कर लिया। नेक्स्ट डे आपको पता चलता है। सो ये इट हैपन्स। तो ये वार्निंग साइन होता है ना, तो वो हम नहीं पहचान पाते। यहाँ पे जो वार्निंग साइंस है वो फैमिली मेम्बर्स को समझना ज़रूरी है, और अगर उनके कुछ काउंसलिंग सेशंस चल रहे हैं तो ऑफकोर्स वो डॉक्टर को भी पता होने चाहिए, और वो डॉक्टर्स को फैमिली मेम्बर्स को उस व्यक्ति को भी बताना चाहिए। जो पहली बात है, पहला साइन अगर मैं बताऊँ तो ये है कि कई बार लोग ना उसके बारे में कुछ बोलते हैं। अच्छा। कि मेरा मन नहीं लगता है, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है, कुछ नहीं मेरी लाइफ में, मैं मरना चाहता हूँ। तो कई बार लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है ऐसा तो थॉट आता रहता है सबको,
तो क्या इस पे ध्यान देना, इट्स ओके, ऐसे करके हम इग्नोर कर देते हैं. बट जब कोई बोलने लगता है तो ये वार्निंग साइन समझना चाहिए, इसको ईजी नहीं लेना चाहिए. दूसरा, कई बार लोग जो नॉर्मल साइंस है वो मैं बता रही हूँ, दे आर ऑल्सो वार्निंग साइंस एंड दे आर साइंस ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो. तो जैसे कि अकेले अकेले रहना शुरू कर देना, किसी से बातचीत नहीं करना, जिन चीज़ों को पहले वो बहुत इंजॉयबली करता था अब वो बिल्कुल नहीं करना चाहता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, ये सारे जो है ये वार्निंग साइंस है. यहाँ पे भी फैमिली मेम्बर्स को ईजी नहीं लेना चाहिए, बहुत सीरियस लेना चाहिए. कभी कभी कोई नोट लिखता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती जैसे कि जो शार्प ऑब्जेक्ट्स है, दवाइयाँ है, कहीं ना कहीं वो रखने लगता है अपने पास. तो फैमिली मेम्बर्स को भी उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए. और एक लास्ट साइन ये है कि अगर पहले सुसाइडल अटेम्प्ट हुआ है और वो व्यक्ति अगर अभी बोलता है सुसाइडल के बारे में, कुछ भी बोलता है या कभी लिखता है, किसी अपने फ्रेंड के साथ अगर उसने ये बात कही हो, बहुत सीरियस लेना चाहिए, बहुत सीरियस. मैम काफ़ी लोग सुसाइडल तो नहीं होते टेक्निकली, बट वो रात को ये सोच के सोते हैं कि सुबह ना उठे तो बट कोई वो नहीं है, मतलब दे आर नॉट लुकिंग टू डाई बट दे वुड नॉट माइंड इफ दे डाई टाइप्स ऑफ. वो कितना कॉमन है और वो कितना सीरियस है? बिल्कुल बिल्कुल. ये जो है इसको आप सुसाइडल टेंडेंसीज नहीं कहेंगे और ना ही वो कभी करना चाहते लाइफ में, बट ये है कि उनमें वो एक किक जो बोलते हैं ना लाइफ में, वो कहीं ना कहीं वैनिश होने लगती है. तो जैसे ठीक है, लाइफ चल रही है, कोई नया उनके लाइफ में करने जैसा कुछ नहीं होता है, जो है वो अचीव कर लिया है ऐसे लगता है, अब तो कुछ नया नहीं है. तो ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग उनमें होती है. वो लोग मोस्टली सुसाइड तो नहीं करते, बट ठीक है लाइफ जी रहे, कुछ नया उनके लाइफ में नहीं होता है. तो वहाँ पे हमें उनके लाइफ में कुछ नयापन लाने के लिए बताना होता है, और नयापन है बट वो अब नहीं समझ पा रहे. जैसे नहीं तो मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, तो एक प्रकार से वो कह सकते हैं कारपोरेट में रह रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं बस चल रहे मतलब एक फिक्स रूटीन, फिक्स चीज़ें. तो उनको अपनी मतलब बहुत सारे टिप्स है जो उनको हम बताते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ में फिर से वो एक एंथुजियाज्म, फिर से वो एक नयापन आने लगता है. इवन रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है, कुछ समय के बाद लगता है कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, कुछ नयापन नहीं लगता है, कुछ खास नहीं लगता है, बोर भी हो जाते हैं. तो लाइक दिस. इसका सोल्यूशन क्या मैम? कंटिन्यूअसली अपने आप को चेंज करते रहना, अपनी सराउंडिंग्स चेंज करते रहना, इज दैट? सी, हमें अपनी कुछ हॉबीज़ पे भी वर्क करना चाहिए, है ना. हम क्या करते हैं, बस पैसे कमाना, मतलब कहीं ना कहीं हमारा मोटो जो है ना, बस ऐसे 2-3 चीज़ों पे रह जाता है. बट लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट, जिस वन डायमेंशन नहीं है. लाइफ हमेशा कई सारे फैक्टर्स, कई सारे डायमेंशन के साथ होती है. तो उन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए. जो लोग ऐसे एक डायमेंशन पे चले जाते हैं या मैक्सिमम 2, तो उनमें ये ज़्यादातर होता है. तो लाइफ को जैसे एंजॉय भी करना चाहिए, बीच बीच में कहीं टूरिंग है, कहीं घूमने जाओ, कुछ एडवेंचर्स करो, ये सब चीज़ें करनी चाहिए. फिर उसके बाद फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने बच्चे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहिए डेली वाइज, मतलब पर डे. ऐसा नहीं कि सप्ताह में 1 दिन कर लिया, महीने में, ऐसा नहीं. हमें वो उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए. अपने हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं चीज़ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, कुछ एनर्जी उस पर भी देनी चाहिए. फिर जैसे मैंने बताया कि अपनी हॉबीज़ पे भी, कुछ हॉबीज़ होती है, कुछ चीज़ें होती है जो हमें अच्छी लगती है, उससे लगता है कि लाइफ में कुछ डिफरेंट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. जैसे आप देखेंगे कि कोई प्रोफेशन है, ठीक है, प्रोफेशन चूज़ किया, बट उसके साथ साथ कुछ हमें हमारी हॉबीज़ होती है, वो एक प्रोफेशनल लेवल पे हम नहीं लेके जाते, बट ये उसको हम साइड बाय साइड उसको मोनेटाइज लेवल पे नहीं करें, बट जस्ट किसी के लिए हमने उन चीज़ों को, जैसे पेंटिंग ही किसी को आ रही है तो पेंटिंग करें, म्यूज़िक आ रहा है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करें, उस स्किल को, उस हॉबी को. तो उनको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है, तब लाइफ लगती है हाँ कुछ है. बट किसी ने बिल्कुल ही अब जैसे जिंदगी का रस नीरस हो गया किसी का, सारी हॉबीज खत्म हो गई है, जितना मतलब मजा ही नहीं है किसी को, मतलब कोई. बट ऐसे लोग हैं जो जी रहे हैं, जो ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, नॉर्मल लग रहे हैं, बट जिंदगी में स्वाद नहीं आ रहा है, और जो भी हॉबीज सब खत्म हो चुकी है. वो सुसाइडल नहीं है, वो सुसाइड नहीं करने वाले, बट वो मरे हुए जिंदगी ही जी रहे हैं. ये मतलब उसमें क्या रिस्क है, इसमें क्या रिस्क है? मतलब मेरे ख्याल से काफी लोग ऐसे होंगे जो ऐसी लाइफ जी रहे हैं अपने फैमिली के लिए, अपने किसी के लिए.
इसको क्या किसके लिए कुछ बोलते हैं, इसको डिप्रेशन बोलते हैं, क्या है इसका मतलब क्या क्या? एग्जैक्टली, यू आर राइट सर। ये जो है आप जो बता रहे ये थोड़ा हमें और इलेबोरेट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सारे सिम्टम्स डिप्रेशन के हैं। डिप्रेशन में ये सिम्टम्स होते हैं कि व्यक्ति को अब मज़ा नहीं आ रहा है, पहले उसी चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा था, अब उसको मज़ा ही नहीं आ रहा है, लोगों के साथ बातचीत नहीं करना चाहता है, अपनी जो हॉबीज़ थी उसको एंजॉय करता था, अब उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। तो कुछ तो लाइफ में इवेंट्स हुए हैं उनके लाइफ में नेगेटिव, उन चीज़ों को उन्होंने नेगेटिव वे में भी लिया है, और वो सेटबैक जिसको आप बोल सकते हो, तो सेटबैक को उन्होंने जिस तरह से लिया है दैट एक्चुअली मैटर्स, जो हम सीबीटी में बात करते हैं। तो नेगेटिव को नेगेटिव सेंस से ही लेते हुए आगे बढ़े हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर वो मायूसी आने लगती है, और फिर वो जो चीज़ों को एंजॉय करते थे वो एंजॉय ही नहीं करते अभी। तो ये डिप्रेशन कहते हैं इसको। धीरे 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 अगर इसका इलाज नहीं किया जाए, इसको ठीक नहीं किया जाए, किसी से भी बात नहीं की जाए इसके बारे में, मे बी अपने फ्रेंड के साथ करे, अपने फैमिली मेम्बर के साथ की, या फिर प्रोफेशनल हेल्प ले, तो कुछ ना कुछ करे। अगर नहीं करते तो ये इवेंचुअली सीवियरिटी के तरफ चला जाता है। डिप्रेशन के भी मतलब लेवल है, माइल्ड है, मॉडरेट है, देन सीवियर है, एक्यूट है, उसके बाद क्रॉनिक है। तो जब ये लेवल पे चला जाता है, अगेन सुसाइडल टेंडेंसीज विल कम ऑफ कोर्स। मैम यहाँ पे ऐसे है कि जो समाज है उसने ऐसा बनाया है कि सबसे पहले जब हम छोटे होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको 10th या 12th में इतने मार्क्स आए। उसके चलते जो है कई बच्चे जो होते हैं, मैंने देखा है, अगर उतना मार्क्स नहीं आ पाया तो दे टेक द ड्रास्टिक स्टेप। उसके बाद कहते हैं कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, आपने इतना पैसा कमाना चाहिए। उस प्रेशर के चलते वो बंदा और डिप्रेशन में जाता है। फिर एक सर्टन एज आ जाती है कि अरे भाई तुम्हारी शादी नहीं हुई। तो एक सुसाइड या डिप्रेशन की तरफ जाने के लिए सिर्फ व्यक्ति ही जिम्मेदार है कि सोसाइटी? इसमें कितना हम कह सकते हैं कि ओनली दैट इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल और सोसाइटी ऑल्सो हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। वेरी नाइस। ये इसके लिए सच में जागरूकता लाने की ज़रूरत है समाज में, कि इसमें कई मिथ्स भी हैं कि जो सुसाइड करते हैं वो बड़े वीक होते हैं, सुसाइड करना मतलब एक कायरता है, अच्छी बात नहीं है, बहुत ही ख़राब काम किया, लाइक दैट। बट यहाँ पे फिर यही बात आती है कि वो क्या एक अकेला बंदा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? सुसाइड को हम बोलते हैं कि दिस इज़ समथिंग इंटेंस क्राई फॉर हेल्प, है ना, कि वो कहीं तो हेल्प चाहता है लाइफ में, वो नहीं मिल रही है, तब जाके उसके पास कोई होप नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, वो नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करना चाहता है, फिर वो लास्ट में सुसाइड कर लेता है। तो जैसे आपने बच्चों की बात करी, इसमें बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को जागरूक होने की ज़रूरत है। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट, है ना, उसमें ये बात बताई है कि कैसे बच्चों पे प्रेशर दिया जाता है, तारे ज़मीं पे है, कैसे प्रेशराइज किया जाता है बच्चों को, और उनकी जो हॉबी है, उनका जो इंटरेस्ट है वो नहीं देखा जाता है। वो इसलिए नहीं देखा जाता है कि उसमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, उसमें इतनी ज़्यादा वो फेमस नहीं होते हैं, वो स्टेटस नहीं मिलता है। तो इन चीज़ों को कई बार पेरेंट्स देखते हैं, या इवन कई बार बच्चे भी गलत चूज़ कर लेते इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके। तो ऐसे जो बातें होती हैं, तो कई ऐसे मेरे क्लाइंट हैं, उनमें मैंने ये देखा है कि इवन उनका कंप्लीट हो जाता है एजुकेशन, लेकिन लास्ट ईयर तक भी उनको कंफ्यूज स्टेट में होते हैं, और उसके बाद लाइफ रियली मिस हो जाती है उनकी। मतलब वो डिप्रेशन में जाते, ओसीडी के शिकार होते हैं, और उनकी लाइफ जो मतलब वो कर सकते थे लाइफ में, वो कुछ भी नहीं कर पाते। और फिर कहीं ना कहीं फैमिली के जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, मतलब पेरेंट्स भी बच्चे को कई बार रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, या बाद में वो गिल्ट में जाते हैं, बट देयर इज़ नो यूज़ ना आफ्टर दैट। तो पहले ही क्यों ना इन चीज़ों को समझे, सही मार्गदर्शन करे, सही मार्गदर्शन ले। जी हाँ डॉक्टर जी, इस पर एक और चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि आपने इतने पेशेंट्स को देखा होगा, सपोज़ हम जीवन में इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जैसे बता रहे थे अभिषेक कि सुबह उठ के ऐसा लगता है कि अब आइदर वन हैज़ अचीव्ड एवरीथिंग, या फिर जो भी अचीव किया है डिड नॉट हैव मच ऑफ अ पर्पस। तो कुछ ऐसा बताइए कि उस वक्त हम अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करें, कैसे डाइवर्ट करें कि नहीं अब कुछ के लिए जीना है, अपने लिए जीना है। क्या हम अपने लाइफ का पर्पस कैसे अपने आप को उस टाइम चेंज कर पाते हैं, माइंडसेट? कुछ ऐसा बताइए जो हम कर सकें। क्या वो स्पिरिचुअलिज्म है, या आप लोग पेशेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं कि वो एक जीवन को उम्मीद से देखें? वो उम्मीद कैसे अपने अंदर हमेशा लाएं कि हर परिस्थिति में हम लड़ें, कुछ अच्छा करें?
ये ज़्यादातर एडल्ट्स के लिए काम करता है जी कि उनको ये चीज़ें समझ में आ सकती है। तो यहाँ पे जिन लोगों को रस नहीं रहता है, कई लाइफ में ऐसे इवेंट्स हो गए होते हैं, तो झेलते झेलते तो ना ऐसे स्टेज पे पहुँच जाते हैं कि क्या हमने इतना किया, हमें तो कुछ मिला ही नहीं रिटर्न में, हमेशा ही हमको दुखी मिला, हमेशा ही हमको जल्लती सहनी पड़ी, कभी कुछ मिला ही नहीं। तो फिर इसका इफ़ेक्ट उनके बाकी चीज़ों पे आता है, जैसे कि उनकी हॉबीज़ या उनकी जो इंटरेस्ट है वो, या फिर जो रोज़मर्रा की जो एक रूटीन वर्क होता है उस पे आता है। सुबह उठना, रात में सोना, लोग जिम जाते हैं या लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, इन सब पे, खाना पीना, सब पे इफ़ेक्ट आता है उसका। तो उन चीज़ों पे जो इफ़ेक्ट आता है वो हमारे माइंडसेट का। तो ये माइंडसेट उस टाइम पे हमें चेंज करने की ज़रूरत है। ये लाइफ में हमने बहुत कुछ सफ़र किया, बहुत नेगेटिव चीज़ें झेली, राइट। तो कहीं ना कहीं है मुझ में ताकत, तभी जाके मेरे मतलब हम कहते हैं जैसे भगवान ने ये चीज़ें उन्हीं को दी जिनके अंदर वो ताकत है। जी जैसे हम भी नहीं, अगर हमारे 2 बच्चे होते तो जो बच्चा थोड़ा समझदार होता है हम उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उनको हम ज़्यादा, कई बात होती है उनको समझाते हैं। बाकी जो नहीं समझते हैं उनको हम थोड़ा कम समझाते हैं। तो सेम ऐसे ही भगवान भी तो कहीं ना कहीं यही चीज़ करते होंगे, जी उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें दे देते हैंडल करने के लिए, क्योंकि उनके पास वो ताकत है। तो सेम लाइक दैट ये हमें एक ऐसा अप्रोच सोचना है डेवलप कि करना चाहिए। एक इस पे मुझे याद आता है जो अलेक्जेंडर हैं, उनका वो एक कहना है कि भगवान उन्हीं को तकलीफ देता है, जैसा आप बता रहे हैं, जिसमें वो सहने की क्षमता हो। तो एक वो एक डेवलप करें। अच्छा डॉक्टर जी, इस पे एक और मुझे याद आ रहा है कि जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, जैसे लड़कियां ब्रेकअप हो जा रहा है या मैरिज नहीं हो पा रही है, या लड़कियां जो है किसी पसंद कर रही हैं लेकिन जो है बात आगे नहीं, या शादी होने के बाद भी जब डिवोर्स हो जाता है, आजकल ये मैं इतना देख रही हूँ कि लोगों का शादी हो रहा है 6 महीने 1 साल में, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों का डिवोर्स हो जा रहा है, लड़कियां हताश टूट जाती हैं। जेंट्स के लिए क्या है कि ठीक है रास्ता खुला है, लेडीज़ के लिए बहुत तरह से रास्ते बंद है। कैसे ब्रेकअप या डिवोर्स के बाद महिलाएं जो है अपने आप को सशक्त बनाएं, क्या करें ऐसे? क्या कुछ ग्रुप्स हैं या कुछ आप बताइए, क्या कैसे लेडीज़ के लिए एक तरह से कि वो अपना जीवन ख़त्म नहीं है, कैसे खुश रहें, अपने आप को वापस डेवलप करें? वेरी नाइस, दिस इज़ अनदर नाइस क्वेश्चन, जो कि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं। आप देखते ही है यूथ में मोस्टली यही ज़्यादा इश्यूज होते हैं कि अफेयर ब्रेक होना, कई जगह पे ट्रस्ट टूटना, विश्वास ही टूट जाता है रिलेशनशिप पे, फिर वहाँ पे वो इम्पल्सिव सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप होती है, या ऐसी पर्सनालिटी बन जाती है जो आगे चल के इवन करियर में भी सक्सेस नहीं मिल पाता है, आगे चल के वो मैरिज भी करे तो भी वहाँ पे उनको सफलता नहीं मिलती है, वहाँ पे वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो कहीं पे भी एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए। तो उनके लिए मैं एक मैसेज या मैं एक अवेयरनेस दूंगी कि इस एज में जब भी आप रिलेशनशिप में जाते हैं, ठीक है वो सीरियस रिलेशनशिप होती है, पर कहीं ना कहीं इसको ज़रूर समझे कि जो हमारी एज है, एज के अकॉर्डिंगली वो एक मैच्योरिटी हमारे में नहीं होती उस एज में, तो एक अट्रैक्शन ज़्यादातर होता है, या लोगों को सोसाइटी में जहाँ पे हम देख रहे हैं तो वो एक कॉपी करने की कई बार हम कोशिश, हमारा भी होना चाहिए बॉयफ्रेंड या वॉट, ऐसी फीलिंग्स जो होती है, अकेलापन लगता है इस एज में, इसलिए भी हम जस्ट दोस्ती करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें होती है, और इवन एक फैक्टर और कि हम जस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स देखते हैं कि हाँ अच्छा दिखता है, स्मार्ट है, बहुत अच्छा बोलता है, तो जस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेकर के हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर ये भी मैंने केसेस देखी कि जिन लोगों को ये डर रहता है कि भाई टूट जाएगा रिलेशन, ये मुझे छोड़ देगा, तो ये बिलीफ सिस्टम होता है उनका, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं होती, उनमें कोई कमी नहीं होती है। तो ऐसे में नॉर्मली फिर वो होता ही है, वो छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वो ये एक बिलीफ लेकर के आगे चलते कि मुझे कोई लाइक ही नहीं करता है, मुझ में ही कमी है, या लोग बहुत ख़राब है, लोग ऐसे, और फिर वो कभी रिलेशनशिप में नहीं जाते। तो मैं ये समझती हूँ उनके लिए कि सोच समझ के इस एज में रिलेशनशिप में जाए, थोड़ा इजी रहे, जो रिजेक्शन है उसको इजीली एक्सेप्ट करें। कई बार रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं किसी का, और वहाँ पे भी सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप होती है, तो इजीली, जैसे मुझे भी कभी किसी को रिजेक्ट करना होता है, मुझे नहीं है वो, मेरा वो चॉइस नहीं है कि वो उससे साथ में रहूँ, शादी करूँ, ऐसे सामने वाले का भी हो सकता है, उसकी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है।
डॉक्टर जी, देखा गया है कि एक बार कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, वो बार बार ये कोशिश करता है, क्यों ऐसा, क्यों उसे ट्रीटमेंट दी गई है, लेकिन अगेन ही ट्राइज टू क्या क्या वजह है कि वो बार बार यही प्रयास करते हैं? यस एग्जैक्टली इट हैपन्स। जब एक बार उसने सुसाइडल अटेम्प्ट किया है तो उन लोगों में या उन बच्चों में सुसाइडल अटेम्प्ट करने के या ट्रू सुसाइड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुसाइडल अटेम्प्ट की टेंडेंसी है उनमें, पहली बात तो राइट, मतलब वो निगेटिव सोचते हैं चीज़ों को, तो ये टेंडेंसी तो है ही है। जी। फिर जब उन्होंने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया तो सोसाइटी अगेन उसको उसी वे से देख रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट उसके ऊपर अगेन पड़ा है ना। आपने देखा होगा जैसे जेल में कोई जाता है तो उसके बाद बड़ा मुश्किल है उसके लिए अगेन वो नॉर्मल सोसाइटी में रहना, क्योंकि लोग जिस तरह से उसको देखते हैं, अगर वो अच्छा भी बनना चाहता है ना तब भी सेम। एक बार सुसाइड अटेम्प्ट करो तो फिर लोगों की जो नज़रिया है वो उसके लिए डिफरेंट हो जाती है, फिर उसको अगेन कोप करना उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है, ऑलरेडी वो नॉर्मल चीज़ों को कोप नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात ये भी है कि सुसाइडल अटेम्प्ट करना इट्स नॉट ईजी वैसे देखा जाए तो, है ना। मतलब कोई भी आपको अच्छी बात भी करनी उसके लिए भी करेज लगता है, तो कोई आपको नेगेटिव चीज़ें करनी उसके लिए भी करेज ही लगता है। किसी को थप्पड़ मारना आसान नहीं है ना, हर कोई थप्पड़ नहीं मार सकता है किसी को। सेम ऐसे ही ये एक प्रकार से खुद को मारना है ना, तो ये भी कोई आसान नहीं है। तो इनमें ये हिम्मत आ गई है एक बार जी। तो ये हिम्मत अगर उसने जुटा ली है तो दूसरी बार उसके लिए आसान हो गया। जैसे नहीं हम करते, एक बार एफर्ट किया यहाँ तक पहुँच गए, फिर हमें लगता है अच्छा इतना तो हम कर सके, अभी नेक्स्ट टाइम और थोड़ा सा करेंगे, तो ये हिम्मत उनमें बढ़ जाती है फिर। क्या ऐसे व्यक्ति को हमेशा अकेला छोड़ दें कि एक ज़रूरी है कि उन्हें आइसोलेट ना किया जाए, बस एक वो ट्रीटमेंट फैसिलिटी में ना हो, उनको लोगों के बीच रखा जाए? क्या बेटर ऑप्शन है? बस उन्हें अकेला एक अलग करो कि इस पे हमेशा नज़र रखे रहो, अब क्या कर रहा है, अब कुछ तो ऐसा नहीं करेगा, या उन्हें एक ग्रुप में छोड़ दो, हैव सम ट्रस्ट कि ही कैन हैंडल हिमसेल्फ? क्या करें ऐसा इस केस में? बिल्कुल सी इसमें जिनमें ये टेंडेंसीज है या कभी किया है इन्होंने अटेम्प्ट, पहली बात तो ऐसा बिल्कुल ही ना करें कि उन पे नज़र रखे, हर बात पे उनका ध्यान दे, अकेला नहीं छोड़े। मतलब अकेला नहीं छोड़े, इसमें दो पर्सपेक्टिव है वो मैं आपको बताऊंगी, बट पूरी तरह से जैसे नज़र रखना ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करें। सबसे पहली बात, सुसाइडल अटेम्प्ट कुछ तो वजह है, उसको जानने की ज़रूरत है कि क्या वजह है, तो वो उसे प्रोवाइड की जाए। अगर वो गलत है जो भी वो चाहता है तो उसे प्रॉपर काउंसलिंग दी जाए कि क्या सही है क्या गलत है और तुम्हें किस रास्ते पे जाना चाहिए, उसके लिए उसको प्रयास किया जाए कि वो चीज़ें उसकी ठीक हो। तीसरी बात ये है कि उसके साथ बातचीत करें प्यार से, जो एक बोलते हैं ना लिसनिंग ईयर होना चाहिए हमेशा उसके साथ ना, चाहे उसके पेरेंट्स हो या फ्रेंड हो, किसी न किसी एक को तो कम से कम उसके साथ बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, उसको समझने की कोशिश करो। जब भी आप किसी को समझने की कोशिश करता है तो ही वो बदल सकता है, तब वो चेंज होगा, अगर वो कहीं गलत भी है तो ये एक पॉइंट हुआ। तो ऐसे में अगर आप किसी के साथ बातचीत करते हो तो आप ऐसे ही उसको अकेला नहीं छोड़ते हो, तो वो है कंसर्न के तौर पे, ना कि उसके नज़र रखना, है ना। तो इस भाव से उसको अकेला ना छोड़े। कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स है, कुछ भी ऐसी चीज़ें, कोशिश करे उसके आसपास ना रहे। जब भी वो कोई ऐसी वार्निंग साइंस दे तो बहुत सीरियसली ले उसको। तो ये सारी चीज़ें मैं समझती हूँ करनी चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प लेना मस्ट है। क्या एक व्यक्ति जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, अनसक्सेसफुल रहा, काउंसलिंग के लिए गया, वापस आया है, लेकिन उस पर एक धब्बा या स्टिग्मा लग जाता है कि ये तो मेंटली इल है, तो ये थोड़ा क्लैरिफाई करिए, क्या ये मेंटली इल था कि कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई जीवन में कि उसने वो कदम लिया? अब उस पर वो तोहमत मत लगाओ कि भाई यू आर अ मेंटली इल पर्सन और सब उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर है ना एक तरह से उसको और दरकिनार आप कर दे रहे हैं। इज दिस अ मेंटल इलनेस और इट्स जस्ट अ रिएक्शन टू अ सिचुएशन इन लाइफ? यस वेरी नाइस। ये दोनों चीज़ें हो सकती है। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण भी हम सुसाइड कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि जस्ट इट्स रिएक्शन, है ना। बहुत सारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई कि उसके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं रहा तो उसने सुसाइड कर लिया या अटेम्प्ट किया। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि चाहे कितना भी उसको साइकोलॉजिकल बड़ा प्रॉब्लम हो, मेजर इलनेसेस जो हम बोलते हैं, तब भी हम यही सलाह देते हैं कि कभी भी उसे लेबल ना दे, ये मेंटल है, दिस इज़ मेंटल जो टर्म है वो बहुत बड़ी टर्म है, ऐसे किसी को नहीं बोल सकते, बहुत सारे इसमें डिफरेंट इलनेस है। मेंटल ये एक बीमारी है जिसपे हम नॉर्मली बोल सकते हैं, हर एक बीमारी में मेंटल नहीं बोला जाता है, तो आम भाषा में लोग ऐसे ही बोल देते हैं जो कि गलत है।
और जो धब्बा लगाते हैं, जो स्टिग्मा बोलते हैं हम, ये जो चीज़ें ये व्यक्ति को एक्चुअली मार देता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं मारता है किसी को भी, जी ना ही उसमें कोई सुसाइड करता भी है। नॉर्मली कोई सुसाइड नहीं करता साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में। ये जो स्टिग्मा है वही व्यक्ति को एक्चुअली मतलब इस स्टेज पे पहुंचाता है। तो लोगों को सोसाइटी में, फैमिली में, या जब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही जो आपने अभी नहीं बताया, बट वर्क प्लेस पे जी है ना, जैसे किसी को पता चलता है कि इसको साइकोलॉजिकल इश्यू, तो उसको बहुत ज़्यादा साइड किया जाता है, उसको बहुत वीक समझा जाता है। वही जैसे मेंटल, आपने बोला मेंटल बोला जाता है, तो ये चीज़ें ना करें। जैसे फिजिकल इलनेस है वैसे ही मेंटल इलनेस है, ये बहुत बड़ा मिथ है। जी उनको भी उसी वे से ले, उसी वे से अगर आप हैंडल करेंगे, दे आर कम्प्लीटली क्यूरेबल। जी और रीजन से उसके ऐसे नहीं कोई इस स्टेज पे पहुंचा, तो जब रीजन से तो वो अकेला वैसे ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो क्यों उसके ऊपर ये सारी तोहमत लगाई जाती है, स्टिग्माटाइज किया जाता है इसे। बल्कि उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, या उसे प्रोफेशनल हेल्प लेने दो। इसी स्टिग्मा के कारण लोग प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते हैं। हाँ सही कह रहे हैं। मैम तो अगर किसी के दिमाग में से टेंडेंसी आ रही है, और आपने जो थेरेपीज के बारे में बात करी है, इसमें क्या वो खुद से अपने उसमें कर सकता है? मतलब अगर उसे डर है बाहर आके लोगों से डिस्कस करने में, उसे पता है कि उसके साथ ये इशू है, और वो खुद से चेंज करना चाहता है, तो जैसे आपने बोला हॉबीज ये सब वो है, बट मेडिकली क्या कर सकता है? मतलब अपने आप क्या कर सकता है? वेरी गुड। सी इसी के लिए तो हम वेबिनार्स या कई सारे वर्कशॉप्स, अवेयरनेस कैंप्स ये सब कराते हैं कि लोग कहीं ना कहीं पहले तो स्टार्ट करें। तो अपने आप से तो कोई स्टार्ट करेगा, तो जो भी इश्यूज है उसको लेकर के एटलीस्ट अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से पहले तो बात करें। कई सारी बुक्स अवेलेबल है ना, उसमें वो अपने आप को उससे हेल्प ले सकता है। कई सारे आप देखते वीडियोस हैं, मोटिवेशनल टॉक्स हैं, तो इसके बाद थोड़ा स्पिरिचुअल वे पे अपने आप को लेके जाए, उसमें भी बहुत सारी अच्छी टीचिंग्स हैं, राइट। तो किसी एक की बात नहीं है, जिसको जो अपील करता है वो कर सकता है वो। तो इसको हम सेल्फ हेल्प बोलते हैं, तो उसको यूज़ करना चाहिए, उस व्यक्ति को इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। इससे भी काफ़ी मदद मिलती है। इससे भी हेल्प नहीं मिलती तो उसको ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। काफ़ी ऐसी चीज़ें वो अपने आप से कर सकता है। जैसे मेरा ये मानना है कि जो सेल्फ अवेयरनेस जो होती है, उस वजह से ही लोग वो हो जाते हैं। जो लोग कम सेल्फ अवेयर हैं वो शायद कम सुसाइडल होते होंगे, कम डिप्रेस्ड होते होंगे। डायरेक्ट कोरिलेशन सेल्फ अवेयरनेस का है। तो और सेल्फ अवेयरनेस तो ज्ञान बोला जाएगा या फिर समझ बोली जाएगी। तो वही है कि कोई जो ज़्यादा समझदार है, दे आर मोर प्रीडिस्पोज टू डिप्रेशन, एंड बीइंग मोर प्रीडिस्पोज टू डिप्रेशन तो ज़्यादा सुसाइडल भी हो सकता है। तो यही इसको आप मतलब वैसे कैसे इसको करेंगे, इसमें मतलब इसको कैसे मारेंगे? भगवान का ये गिफ्ट है कि कोई समझदार है तो वो डिप्रेस्ड होएगा, फिर क्या है इसमें? मतलब कैसे आप? बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन सीरियसली। सी ये आपने देखा होगा कि कई रिच लोग या सक्सेसफुल लोग, आपने बोला एजुकेटेड लोग, यही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे सुसाइड करते हुए, है ना। तो इसका रीज़न भी यही है, सेल्फ अवेयर वो लोग ज़्यादा होते हैं, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होता है अपने लाइफ में, तो वही उनमें बहुत समझ होती है, बहुत अवेयरनेस होती है सही गलत, और बहुत कुछ हमने अवेयर मतलब पाया है। अब हम नीचे आ गए हैं, तो ये वाली अवेयरनेस भी उनमें ज़्यादा है। इसी को लेकर एक पॉइंट मैं और बताऊंगी। आपने देखा होगा सुसाइड कब होते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट कब करता है? जब एक्चुअली व्यक्ति डिप्रेशन में है, पिक लेवल पे है, सिवियरिटी पे है, वहाँ पे कोई सुसाइड नहीं करता है, क्योंकि वो उसको अवेयर ही नहीं है। जो आप बोल रहे हैं ना, सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं होती है। लेकिन जब वो ठीक होने लगता है ना, तो उसी दरम्यान वो जो 2-3 महीने का पीरियड होता है, वहाँ पे उसकी सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती है। या तो डिप्रेशन में जाने से पहले, या वो ठीक होने लगता है तभी उसको अवेयरनेस ज़्यादा आती है कि अरे मैं कहीं ना कहीं अपने बराबर के लोगों से पीछे चला गया, मैंने बहुत नुकसान कर दिया अपना, लोगों ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया, मैं बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये जो अवेयरनेस उसको आती है, उसी से सुसाइडल अटेम्प्ट होते हैं। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक मतलब गिफ्ट है, ब्लेसिंग है, बट कहीं ना कहीं अगर हम सुसाइडल अटेम्प्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे वो ब्लेसिंग नहीं कह सकते, वहाँ पे नेगेटिव सेंस से भी वो काम कर जाता है। तो नेगेटिव सेंस से काम नहीं करे वहाँ पे,
यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि सेल्फ अवेयर से पॉजिटिव वे से ही यूज़ करें कि नहीं लाइफ में ठीक है, जो नुकसान हुआ है या फिर कई बार खुद की गलती होती है तो गिल्ट में तो इट्स ओके, मेरे अपने गलती के कारण मेरा नुकसान हुआ है, मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, वॉट एवर इट इज़, आगे मुझे बढ़ना है। बट लाइफ इज़ लाइक गोइंग ऑन ऑलवेज, कभी रुकती ही नहीं है लाइफ, तो मुझे भी नहीं रुकना है लाइफ में, मुझे भी आगे बढ़ना है। कोई बात नहीं, मैं पीछे हूँ, लोग 70 साल में भी कई बार सक्सेसफुल होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हम आगे बढ़ते जाए, पीछे नहीं देखें, है ना। ये जो हुआ है कुछ तो अच्छे के लिए हुआ है। जो भी लाइफ में इवेंट्स होते हैं उसमें हमारी लर्निंग होती है, तो लर्निंग क्या करती है, हमेशा हमें आगे बढ़ाती है। लर्न क्या करते हैं, लर्न के बाद क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी नेगेटिव अगर इवेंट भी होते हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, तो मैंने उसमें कुछ सीख लिया और आगे बढ़ गया मैं। तो इस तरह से हम देखें सेटबैक को, आगे बढ़ते जाएंगे। मैम एक और क्वेश्चन है मेरा इस डायरेक्शन में, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ड्रिंक करते हैं और उन्हें पता है कि सूनर और लेटर इस वजह से हेल्थ खराब होएगी ही जाएंगे। अब कुछ लोग होते हैं जो सालों से सिगरेट पी रहे हैं, उन्हें भी पता है सिगरेट जान लेगी अल्टीमेटली सूनर और लेटर। कुछ लोग हैं जो बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, उन्हें पता है किसी ना किसी दिन एक्सीडेंट में जाएंगे, बट चेंज नहीं कर रहे हैं। ये इसे आप स्लो फॉर्म ऑफ सुसाइड बोल सकते हैं। वेरी नाइस। सी ये जो चीज़ें हैं, स्मोकिंग, ड्रिंक या ड्राई ड्रग्स है, एनीथिंग, एनी फॉर्म ऑफ, तो ये सारे एडिक्शन है, एडिक्शन की मटेरियल है। तो व्हाट इज़ दिस, लोग समझते हैं कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे रिश्तों के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए। लेकिन जब वो स्टार्ट करता है तब में भी उसको इतना अवेयरनेस नहीं था, तब उसने वो स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद ये जो चीज़ें हैं ये डिफरेंट है, ये बॉडी के मतलब ब्रेन पे इफ़ेक्ट डालती है। तो उसका अपना जो मैकेनिज़्म है एंथुजियाज्म का या फिर कॉन्फिडेंस का, तो वो उसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं ब्रेन के, वो केमिकल्स जो कहीं ना कहीं कम होने लगते हैं। और ये टेम्पररी इफ़ेक्ट देता है, एक हाई देता है, बहुत टेम्पररी सा इफ़ेक्ट है बट वो देता है। तो उसके कारण स्टार्ट हो जाती है, बट बाद में ये चीज़ें जो है, ये जो हाई देता है ये चीज़ें, वो आपको उस क्वांटिटी में नहीं दे पाता है, फिर क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये एडिक्शन के शिकार होने लगते हैं और उसका अपना खुद के जो केमिकल्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे एंथुजियाज्म के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, ये कम होने लगते हैं। तो ये ऐसा मैकेनिज्म है जिस कारण से व्यक्ति इसके अधीन ही होने लगता है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू लिव दिस थिंग्स। वो चाहता है बट वो नहीं कर पाता, इसीलिए ये लोग थोड़े से डिप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं गिल्ट फील कर रहे होते हैं। इनको अगर इसी बारे में बोला जाए तो ऐसा होता है जैसे कि जख्म पे हमने नमक छिड़क दिया, क्योंकि उनको ऑलरेडी उसका गिल्ट है, वो खुद चाहते कि मैं नहीं लूँ, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है, वो ले लेते हैं ना। तो इसीलिए वो और ज़्यादा उनका गिल्ट जो बढ़ता है, या वो रिएक्ट कर जाते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता है, झगड़े हो जाते हैं घर में भी। आपने देखा होगा जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको बार बार घर के लोग भी बोलते हैं, तो झगड़े हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको समझता है बट वो नहीं कर पाते। इसीलिए एडिक्शन, पहली बात तो ये बीमारी है, ये समझना ज़रूरी है, ये अवेयरनेस नहीं है। वो समझते हैबिट है, ठीक है, ये तो मैं चाहूँगा तो छोड़ दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, मैं लेता हूँ तो भी नहीं लेता हूँ तब भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो लोग यही नहीं समझ पाते कि एडिक्शन एक बीमारी है। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी ही पड़ेगी, अपने आप नहीं छोड़ सकते। और जितना आप जल्दी करेंगे तब वो छूट सकते हैं। अब अगर आपने इसमें जल्दी नहीं की फिर वो मुश्किल है। मैम कुछ केसेस ऐसे आपने देखे हैं कि मतलब डिप्रेशन, एडिक्शन, ये सब केसेस के अलावा कुछ लोग जिनको डेथ से फैसिनेशन हो, मतलब ऐसा डिप्रेशन नहीं बट अजीब सा कुछ वियर्ड सा फैसिनेशन, ऐसे भी होता है कुछ केसेस? ये हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कह सकते हैं। हाँ। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ऐसी चीज़ें हैं, साइकोटिक पर्सनैलिटीज़ होती है जिसमें कि वियर्ड बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो किसी को इवन उसको मार के भी बड़ा अच्छा लगता है ना। ऐसे ही खुद भी कुछ खुद के ऊपर कट्स करने में अच्छा लगता है। कई आपने टेंडेंसीज देखी होगी जिनमें ये होता है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बचपन से डेवलप होता है।
तो बच्चे भी इवन क्या करते हैं, कट्स करते हैं। एक्चुअली वो खुद को मारना नहीं चाहते, उनका वो प्लान ही नहीं होता है, जस्ट अटेंशन सीख करना होता है। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि वो ऐसी कुछ चीज़ें करके रखेंगे जिससे लोग डर जाएंगे और उनके ऊपर बहुत केयर करेंगे, बहुत अटेंशन देंगे। ऐसी तो ऐसी पर्सनैलिटी आगे चल के ये वियर्ड बिहेवियर करती रहती है, जिनका पेरेंटिंग ठीक नहीं रहा हो, घर में इस तरह के बिहेवियर उन्होंने देखे हो, इवेंट्स देखे हो बचपन से, मोस्टली ये पर्सनैलिटीज इस तरह की डेवलप होती है डिसऑर्डर फॉर्म में। लास्ट बोलना हो टू ऑडियंस और कोई ऐसे जो डिप्रेशन में हो, सुसाइडल ना भी हो, तो उनके लिए हॉबीज से थोड़ा सा और मेडिकली आप क्या बोल सकती हो, मेडिकली क्या एडवाइस दे सकती हो? ओके सी, अगर लास्ट में मे बी ये क्वेश्चन, तो मैं ये कहना चाहूँगी उन लोगों को जो डिप्रेस फील करते हैं, चाहे फिर वो यंग एज में हो, चाहे वो आपने देखा होगा मिड लाइफ क्राइसिस, मतलब 40-45 एज वाली वो है, या फिर ओल्ड पीपल है, उनमें भी वो क्रेज़ या जो एक इंथुजियाज़म है वो ख़त्म होने लगता है, तो ये सब डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। तो इन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इसको पहले तो सीरियस लें, है ना, पर उसके साथ ये भी सोचे कि आज के तारीख में लगभग हर इंसान, या मैं कहूँगी 90% कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक बार तो उन्होंने ये एपिसोड देखा होगा, महसूस किया होगा कि हम डिप्रेस्ड हुए हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझे कि ये है, दिस इज़ वन इशू जो कि हर इंसान फेस कर रहा है। तो इससे बाहर आने की ज़रूरत है, उसको इतना इजी लेकर के नहीं चले, हाँ ये तो सबको है, या फिर ये तो ठीक है, ऐसी चल रही लाइफ चल रही, ठीक है। नो, अगर आप इसको सीरियस लेते हैं, इसके ऊपर कुछ काम करते हैं, तो आप इससे बाहर आ सकते हैं। अगर हम ये कहें कि मेडिकली क्या करना चाहिए इन लोगों को, तो मैं ये कहूँगी कि प्रोफेशनली हेल्प लेनी चाहिए। पहले तो अपनी किसी दोस्त से बात करें, किसी न किसी पहचान के व्यक्ति से बात करें, खुल के बात करें कि क्या मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं, उसको लेट गो नहीं करें। जो भी चीज़ें चल रही है, कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इतना ज़्यादा होपलेस, विक्टिमाइज ऐसे नहीं, हेल्पलेस ऐसे नहीं फील करें, बात करें, उससे आप बाहर निकल सकते। ये पहले तो बिलीफ अपने अंदर लाइए कि हम निकल सकते हैं, ऐसा कहीं पे कुछ भी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है, तो क्यों ना ये नहीं ठीक हो सकती, तो हम सब मिल के इसको ठीक कर सकते हैं। प्लीज़ टॉक अबाउट दिस, स्पीक अबाउट दिस, स्टिग्मेटाइज मत होइए और प्लीज़ बात करिए। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं, तो जैसे यूएस में बहुत कल्चर है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का, काफी प्रेवलेंट है, इंडिया में ऑफ कोर्स इतना नहीं है, वो हेल्प करती है पेशेंट्स को, मतलब आपने या तो अगर एडिक्शन का भी चांसेस होते होंगे उसके, बताइए, थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए उस पर। ओके सी, मैं ये समझती हूँ कि लोग इसके लिए भी स्टिग्मा फील करते हैं कि हम दवाई क्यों ले, तो डिप्रेशन है तो पहले तो वही प्रोफेशनल हेल्प लेना नहीं चाहेंगे और दवाई तो बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे। क्यों? ये सोचते कि कहीं ना कहीं उसका भी मुझे एडिक्शन हो जाएगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। लोग ये भी सोचते हैं कि मैं मोटी हो जाऊंगी उससे, क्योंकि बहुत ऐसे देखे हैं कि कुछ साइकोटिक जो एंटी साइकोटिक जो मेडिसिन होती है उससे लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, राइट, बहुत लिथार्जिक, बहुत नींद आती है, तो वर्क पे उसका इफ़ेक्ट आता है। तो ये सब चीज़ें वो देखते हैं, तो वो इसीलिए उसके बहुत एंटी होते हैं कि और डरे हुए रहते हैं, मुझे नहीं स्टार्ट करनी दवाई, मुझे नहीं लेनी है, प्लीज़ मुझे उसके अलावा कुछ भी आप बताइए बट मैं नहीं लेना चाहूँगी। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे साइड इफ़ेक्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर, तो क्या आप दवाई नहीं खाएंगे? क्या उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है? लाइफ लॉन्ग हम वो दवाई खाने के लिए तैयार होते हैं, इसके लिए क्यों आप ऐसा सोचते हैं? कई ऐसी मेडिसिन है जहाँ पर आपको नींद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कहीं ऐसा नहीं कि आप मोटे होते हैं। पर सी अगर आप कुछ वर्कआउट नहीं करेंगे, खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप ज़रूर मोटे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको और चीज़ें साथ में करनी पड़ती है, अगर वो भी आप करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं होते। तो से अगर डॉक्टर से आप दवाई लेते हैं, प्रॉपर दवाई लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो लाइफ टाइम के लिए लेनी पड़े। तो अपना माइंडसेट जो पॉजिटिव रखे, इसके लिए सब मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने आज बहुत इंसाइट्स दिए। ऐसी बहुत सारी बातें थी जिससे बहुत जनरल हमें अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन कुछ नया आपने बताया है एंड इतने अच्छे से आपने शो को लीड किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।
From Aristotle to Seneca, and more recently, from Schopenhauer to Nietzsche to Albert Camus, all of Western world's greatest minds have delved into this philosophical topic. In Indian history and mythology, we have examples of the Sati or Johar Pratha. Historically, suicide was associated with values such as justice and valor. In unorthodox religions such as Jainism, the slow decay of the body was one of the ways to attain Siddhashila, or the highest state that any living being could attain. We can debate or muse endlessly on this. No one knows what is right, and that is what makes suicide as one of the enduring mysteries of life. So please be safe, and please, please, please talk to your loved ones if you get such morbid thoughts. Thank you, and join me on another such exciting topic for my next episode.